चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है निबंध कैसे लिखें। ऐसे तो हमारे चैप्टर में निबंध कैसे लिखे का क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डिमांड था कि सर चैप्टर के अंदर जो है वो भी पढ़ाइए। तो आइए हम लोग चैप्टर के अंदर का भी पोर्शन देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई घटना घटित होती है या हमें किसी नई बात का पता चलता है तब हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ होता है, आप कुछ सुनते हैं, ठीक है, या आपको कोई नया बात पता चला, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं किसी और को बताते हैं। यदि कोई दूसरा सामने ना हो तो हम उसे लिखकर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको जिससे को बताना है वो आपके सामने नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे लिखकर बताएंगे। विषय यदि छोटा है तो हम उसे एक अनुच्छेद में लिख सकते हैं। यदि विषय बड़ा है और उसके अनेक पक्ष है तब उसे कई अनुच्छेदों में लिखा जाता है। ये अनुच्छेद घटना घटने के क्रम पर आधारित होते हैं। जब किसी बात या घटना को सही क्रम देकर एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जाता है तब वह निबंध कहलाता है। अब मान लीजिए आपको कम शब्दों में कुछ लिखना है, छोटी सी कोई घटना है तो आप एक अनुच्छेद बनाए उसमें लिख दिए। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा है कि आपको कुछ ज्यादा बताना है, ठीक है, कोई एक ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसा चीज हुआ है जिसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, तब आप क्या करेंगे? बहुत सारे अनुच्छेद होंगे उसमें। तो जब आप किसी बात या घटना को जैसे वो हुआ है एक बार एक एक करके क्रम से अगर बताएंगे तो बहुत सारे अनुच्छेद बनेंगे और सबको मिला के जो होगा वो बनेगा निबंध। आइए इस पाठ के माध्यम से समझें कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे कि निबंध अच्छा कैसे आप लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा एक उद्देश्य होता है। तो यह जो हमारा पाठ है इसका पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? सबसे पहला, किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करके उसके प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, किसी विषय को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में बांटकर उनका उल्लेख कर सकेंगे। तीसरा, विचारों या भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। चौथा, लेखन में सरल तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। और पांचवा, अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिख सकेंगे। अब देखिए, जब आप निबंध लिखेंगे तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निबंध क्या है? आइए सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि निबंध क्या है। निबंध से तात्पर्य उस रचना से है जिसे अच्छी तरह से बांधा जाता है या जिसमें विचारों अथवा घटनाओं को सही क्रम देकर गूंथकर लिखा जाता है। निबंध गद्य में लिखा जाता है। उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि के समान यह भी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अब देखिए, निबंध में क्या होता है? जो चीज जैसे हुआ है, ठीक है, आप उसी तरह लिखेंगे। कोई भी घटना है उसको आगे पीछे नहीं लिखेंगे। जो चीज पहले हुआ वो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से करके आप निबंध लिखेंगे। ये गद्य की भाषा में होती है। निबंध आकार में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। 2-3 पृष्ठों पर के निबंध भी लिखे जाते हैं और 25-30 पृष्ठों के भी। आपको सामान्यतः 3-4 पृष्ठों के निबंध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, पृष्ठ मतलब क्या होता है? पेपर, कागज, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते होंगे कोई कोई बच्चों के लिए छोटे निबंध होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो निबंध बड़ा होते जाता है। अब ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह घटना क्या है, ठीक है, घटना के ऊपर है। अब मान लीजिए 2-3 पन्नों का अगर कोई निबंध होगा तो भी हो सकता है। कोई कोई निबंध 25 से 30 पन्नों का भी होता है। अब जो एक विद्यार्थी होता है, जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो कम से कम 3-4 पन्नों का निबंध आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 मार्क्स के लिए आया तो आप आराम से समझ लीजिए 3-4 पन्ना, 5 पन्ना का निबंध आपको लिखना होगा। तो आप इसका अभ्यास करते रहिए। निबंध का विषय कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी वस्तु, घटना, विचार अथवा भाव पर निबंध लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या चीज पे निबंध लिखना है? ये कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज के ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं। आवश्यक बात यह है कि उस निबंध में आपके अपने विचार
या आपके अपने अनुभव होने चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो जो निबंध बुक में रहता है उसको याद कर लेते हैं और वैसे ही लिख देते हैं। देखिए, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने विचार उसमें देंगे, आप उससे क्या सीखे, ठीक है, आप अपने शब्दों में अगर उस चीज को लिखेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप दूसरों के विचारों को पढ़ते या सुनते भी हैं, तब भी उन्हें अपनी भाषा में प्रस्तुत करें। पढ़ने वाले को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप अपनी बात या अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, निबंध लिखने की आवश्यकता। जब हम निबंध लिखने की बात करते हैं तो आपका पहला सवाल यह हो सकता है कि हम निबंध क्यों लिखें, इसकी क्या आवश्यकता है। आपने सही प्रश्न पूछा है। आज जो भी कार्य करें उसके क्यों का उत्तर जानना आपका अधिकार है। दीपावली पर या यदि मैं प्रधानमंत्री होता जैसे विषयों पर निबंध लिखने से हमें क्या हासिल होगा। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। अब देखिए, आप जीवन में जो भी करते हैं, ठीक है, आपका सबसे पहला सवाल होता है, भाई ये मैं क्यों करूंगी या ये मैं क्यों करूंगा। तो आप ये भी आप सोच सकते हैं कि अब निबंध क्यों जरूरत है, क्यों लिखना है निबंध, ठीक है, क्यों अलग अलग विषय होते हैं जिस पर निबंध लिखने का जरूरत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए एक सामान्य उदाहरण लें। मान लीजिए आपके घर के रास्ते में निम्नलिखित स्थल आते हैं: मंदिर, स्कूल, बगीचा, अस्पताल, मिठाई की दुकान, ठीक है। आपका मित्र आपके घर आने के लिए रास्ता जानना चाहता है। आप मित्र को अपने घर का रास्ता किस प्रकार बताएंगे। अब देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। आप बोल सकते हैं ना कि देख, तुम मेरे घर जब आओगे आप तो वहां पे आप देखोगे एक मंदिर हो सकता है, मंदिर का बोल सकते हैं, या स्कूल बता सकते हैं, या बगीचा बता सकते हैं, या बोल सकते हैं अस्पताल के सामने मेरा घर है, या एक मिठाई की दुकान के पास मेरा घर है। तो आप उसको कैसे बताएंगे। आपने ठीक लिखा, आप बताएंगे कि आपके घर के रास्ते में क्रम से क्या क्या चीजें आती हैं या कौन कौन से स्थान आते हैं। यानी गली के किनारे ही एक मंदिर है, उस मंदिर से आगे चलने पर एक स्कूल है, स्कूल के पास वाली गली में बाईं ओर मुड़ने पर एक बगीचा है, फिर दाईं ओर मुड़ने पर अस्पताल तथा उससे आगे लगभग 50 मीटर चलने पर बाईं ओर एक मिठाई की दुकान है, बस उसके सामने ही मेरा घर है। तो देखिए, अब आप जहाँ रहते होंगे, आप सोचिए कि आप किस तरह से लोगों को बताते हैं कि वो आपके घर अगर कभी कोई आया होगा, मान लीजिए आप कोई सामान मंगाया है, वो सामान वो देने आया है, तो आप उसको बताते हैं ना कि इस तरह से आप मेरे घर आ सकते हैं। आप यह तो नहीं बता सकते कि मेरे घर के रास्ते में एक बगीचा आता है, एक मंदिर है, एक मिठाई की दुकान है, एक अस्पताल और एक स्कूल। ऐसा सुनकर आपका दोस्त और चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वह आपके घर तक नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, अब वो क्या बोलेगा कि देखो, तुम जब आओगे तुम देखोगे कि एक मंदिर है। अब देखिए, रास्तों में बहुत मंदिरें होती हैं, तो कौन सा मंदिर है, कैसे है। आप अपने मित्र को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो आपको उससे पूरा रास्ता विस्तार से समझाना होगा। शायद इसलिए सूचना या घटना को विस्तार से लिखने की आवश्यकता होती है। विस्तार से क्रमबद्ध लिखने का यह तरीका ही निबंध का जन्मदाता है। आइए अब निबंध लिखने की बात करें। निबंध में हम किसी विषय पर अपने विचार क्रम से और व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार लिखते हैं कि पढ़ने वाला हमारी बात को समझ सके और उसे प्रभावित हो सके। निबंध लिखने से हमें किसी विषय पर अपने विचारों को एकत्रित करने, क्रमबद्ध करने, उदाहरण जुटाने और उन्हें प्रभावशाली भाषा में कहने या लिखने का अभ्यास होता है। यही कारण है कि हम निबंध लिखते हैं। इससे हमें न केवल मित्रों के साथ बातचीत करने में, अपितु घर में, दफ्तर में और सभी जगह अपनी बात उचित ढंग से कहने या लिखने में मदद मिलती है। अब देखिए, जब भी आप कभी निबंध लिखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरह से निबंध लिखें कि जब सामने वाला उसको पढ़े तो वो उसको पहले समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। और सब कुछ आपको देना है कि आप क्या चीज सोचते हैं उस टॉपिक पर, ठीक है। हर एक घटनाओं को आपको एक के बाद एक लिखना है, आगे पीछे करके नहीं लिखना है। हो सके तो कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है। और जितना कोशिश करिए कि जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आए, ठीक है।
एक बात और, हिंदी के अलावा इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य आदि विषयों में अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें कुछ विस्तार से लिखने होते हैं, जैसे अकबर के शासन की विशेषताएं, भारत की जनसंख्या समस्या, भूमध्य रेखा की जलवायु या मांग और पूर्ति संबंधी प्रश्न। ऐसे प्रश्न को निबंधात्मक प्रश्न कहा जाता है। उनके उत्तर लिखने में भी निबंध लिखने का अभ्यास काम आता है। हाँ, तो आप समझ गए कि निबंध लिखने का अभ्यास करने की आवश्यकता क्यों है। समझ गए ना? अब देखिए, निबंध के बहुत प्रकार होते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे निबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या प्रकार होते हैं, ताकि जब आप निबंध लिखें या निबंध कहीं पढ़ें तो आप समझ पाए कि यह किस प्रकार का निबंध है। आइए प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम निबंध के बारे में कुछ और बातों को जानने की कोशिश करें। विषय और लिखने वाले की मनस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह के निबंध लिखे जा सकते हैं। अब देखिए, हर एक निबंध एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से विषय बदलेंगे वह निबंध बदलेगा। लिखने वाले का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होगा, तो उसलिए भी निबंध बदलेंगे। इस प्रकार निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। हम यहाँ 3 प्रकार के निबंधों पर विचार करेंगे। अब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के निबंध होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है या आपको जो पढ़ना है अभी, वो 3 प्रकार के हैं जिनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये है वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। आइए हम लोग तीनों के बारे में एक एक बार देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जो वर्णनात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध में और भावात्मक निबंध, जिसको भाव प्रधान निबंध भी कहते हैं, उनमें आता है। तो आइए सबसे पहला वर्णनात्मक निबंध के बारे में जानिए। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली, यात्रा, दर्शनीय स्थल या किसी खेल के विषय पर जब हम निबंध लिखेंगे तो उसमें विषय का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें साधारण बातें अधिक होती हैं, ये सूचनात्मक होते हैं तथा इन्हें लिखना अपेक्षाकृत सरल होता है। अब देखिए क्या हो रहा है। वर्णनात्मक, ठीक है। होली, तो होली मनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। पहले आप लोग रंग खेलते हैं, फिर क्या होता है, ये सब होलिका दहन, उसके अगले दिन हम लोग रंग से होली खेलते हैं, शाम को अबीर लगाते हैं। ईद में पहले हम लोग रोजा रखते हैं। तो हर एक चीज का एक क्रम होता है। पहले कुछ होगा घटना, फिर उसके बाद कुछ, फिर उसके बाद कुछ, ठीक है। यात्रा, आप कहीं घूमने गए तो आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि मैं वहां गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप बताएंगे कि वहां पे आप कैसे पहुंचे, रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लगी, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे आपको परेशानी हुई। तो ये सब चीज आप क्रम एक के बाद एक आप बताते जाएंगे। तो जब वर्णनात्मक निबंध होगा तो इसमें हम लोग इस प्रकार के निबंध लिखेंगे। अगला है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए चिंतन मनन की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें बौद्धिक तत्व प्रधान होते हैं तथा ये प्राय किसी व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या पर लिखे जाते हैं। दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव, दहेज प्रथा, प्रजातंत्र आदि किसी भी विषय पर विचारात्मक निबंध लिखा जा सकता है। इसमें विषय के अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं तथा कभी कभी समस्या को हल करने के सुझाव भी दिए जाते हैं। अब देखिए, वर्णनात्मक में क्या था, आपके संग जो घटना हुई वो आपने लिखा, ये थोड़ा आसान है। लेकिन जहाँ विचारात्मक निबंध आएगा वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा लिखने से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो विषय होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो पहले उनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे दहेज प्रथा, अब दहेज के ऊपर बहुत लोग संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो आप इस पे अपनी राय को जब रखेंगे, जब आप निबंध लिखेंगे, तो आपको पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है। फिर आता है भावात्मक निबंध या भाव प्रधान निबंध। अब इसमें क्या होता है, भावात्मक निबंध या भाव प्रधान निबंध में आप विषय के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। इनमें कल्पना की प्रधानता रहती है,
तर्क की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए मित्रता, बुढ़ापा, यदि मैं अध्यापक होता आदि विषयों पर निबंध लिखते समय आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। भाव की तीव्रता होने के कारण इन निबंधों में एक प्रकार की आत्मीयता या अपनापन रहता है। यह अपनापन ही इस प्रकार के निबंधों की विशेषता है। अब देखिए, आपको अपने मन की बात कहनी है। उदाहरण के रूप में यदि आपको मैं कहूं कि यदि मैं अध्यापक होता, इस पर निबंध लिखिए, तो देखिए आप अध्यापक होकर क्या करेंगे, ये आपका निजी मामला है, ठीक है। मैं अध्यापक होकर क्या करूंगा, ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा अपना सोच है। तो यहाँ पर जब आप अपने कोई भी निबंध को लिखेंगे तो उसमें आपके पास पूरी छूट है कि आप खुलकर अपने मन की बातों को व्यक्त कर सकें। इसी प्रकार निबंध को विषय वस्तु के आधार पर भी अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, विषय वस्तु के आधार पर जब हम लोग निबंध को बांटेंगे तो हम लोग को क्या क्या चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, देश प्रेम, राष्ट्र चेतना परक निबंध, विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी परक निबंध, व्यायाम एवं खेल संबंधी निबंध, शिक्षा एवं ज्ञान विषयक निबंध, राजनीतिक निबंध, प्रेरक व्यक्तित्व, सूक्ति परक निबंध, मनोरंजन के साधन, भाषा, साहित्य एवं प्रभाव परक निबंध आदि। आइए निबंध कैसे लिखा जाता है यह जानने से पहले हम जानें कि इसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। अब देखिए, निबंध के अंग हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजों से मिलकर एक निबंध बनता है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको किस क्रम में लिखना है। निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहला भूमिका, उसके बाद आता है विषय वस्तु, फिर आता है उपसंहार। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें निबंध के विषय को स्पष्ट किया जाता है। भूमिका रोचक होगी तभी पाठक निबंध पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। सवाल यह आता है कि निबंध की भूमिका कैसे लिखी जाए। निबंध की शुरुआत किसी लेखक, कवि, चिंतक या राजनीतिज्ञ के कथन से की जा सकती है। अब देखिए, कभी भी जब आप निबंध लिखेंगे, ठीक है, तो भूमिका से आप जब उसका प्रारंभ करेंगे तो आपको ये चीज को ध्यान देना होगा कि कुछ इस तरह से आप उस निबंध को लिखना आरंभ करें कि जब कोई उसको पढ़े तो वो उत्सुक हो और उसको आगे पढ़ना चाहे। अब यह सही है कि सुप्रसिद्ध कथन से निबंध प्रारंभ करने से पाठक के मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रकार है कि किसी घटना के उल्लेख से निबंध प्रारंभ किया जाए। भूमिका में हाल ही घटी किसी घटना से विषय को जोड़कर भी परिवेश का निर्माण किया जा सकता है। एक और पद्धति भी है। मैंने बहुत पहले एक निबंध पढ़ा था, उसका प्रारंभ कुछ इस प्रकार था। बाबूजी, अखबार ले आना। हमारी आंख तब खुलती है जब हमारे दरवाजे पर अखबार आता है। क्या आप जानते हैं कि अखबार कैसे छपता है? यह विज्ञान की महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार की प्रस्तावना के बाद समाचार पत्र पर बहुत अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिका की अंतिम पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते निबंध के मूल कथ्य का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भूमिका का एक और नमूना देखिए। महानगर का जीवन विषय की भूमिका हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए कोई विषय दिया जाए महानगर का जीवन, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से उसकी भूमिका लिख सकते हैं। आइए देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में यही लिखना हो, ये एक उदाहरण है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है मैं इससे और अच्छा लिख सकता हूँ या अपने शब्दों में आपको लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। नित्य नए उद्योग खुल रहे हैं, नए कारखाने लग रहे हैं, नए कार्यालय खुल रहे हैं, पर इस विकास के केंद्र बड़े बड़े नगर हैं। गांव, कस्बों और छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार के अवसर अधिक हैं। परिणाम स्वरूप ये नगर महानगर बन रहे हैं।
ज्यों-ज्यों महानगरों में आबादी बढ़ रही है, त्यों-त्यों उनका जीवन बदल रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। उपयुक्त भूमिका उदाहरण के रूप में दी गई है। आपको यह अच्छी न लगे तो अपने ढंग से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। विषय वस्तु निबंध का मुख्य भाग है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, उसका रूप स्पष्ट किया जाता है। विषय का एक ही केंद्रीय भाव होता है, उसका विस्तार करने की आवश्यकता होती है। विषय के विभिन्न पक्ष होते हैं। पक्ष विपक्ष में तर्क देकर विषय वस्तु को गहराई से समझाया जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले लाभ या हानि का उल्लेख भी किया जा सकता है, जैसे विज्ञान के लाभ और हानि। अब देखिए, आप जो भी निबंध लिख रहे हैं उसका विषय जो टॉपिक था वो अब उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको उस विषय के ऊपर पूरा जानकारी देना है, ठीक है। उसके बारे में आप जितना जानते हैं, आपको जो लगता है कि हाँ लोगों को जानना जरूरी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उसे अपनाने की बात भी की जा सकती है, जैसे समाचार पत्र पढ़ना। किसी चीज की बुराइयों का संकेत करते हुए उसे त्यागने पर बल दिया जा सकता है, जैसे दहेज प्रथा। अब देखिए, दहेज प्रथा अच्छा तो नहीं है, दहेज नहीं लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इनकी क्या क्या बुराइयां होती हैं, ये सब चीजें अगर बताएंगे और लोग पढ़ेंगे तो काफी लोग दहेज की जो प्रथा है उसको त्याग सकते हैं। इसी अंश में आप अपना मत भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना मत प्रस्तुत करना मतलब आप क्या चाहते हैं, आपका क्या विचार है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपना मत देते समय विनम्र भाषा का प्रयोग करना अच्छा होता है। अब विनम्र भाषा क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि मेरा मानना ये है, ठीक है, तो आप उनको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे शब्दों में लिखेंगे, विनम्र भाषा में लिखेंगे, तो लोग आपकी जो बात है उसको मान सकते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न कही जाए जिसका प्रभाव किसी एक पक्ष के लिए आपत्तिजनक हो। विषय से संबंधित नई से नई जानकारी देना निबंध को प्रभावशाली बना देता है। आप विषय वस्तु के किसी पक्ष पर प्रकाश डालने वाली कविता की पंक्तियों का उल्लेख भी कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक बिंदु को अलग अनुच्छेद में लिखिए। विषय की रूपरेखा बनाते हुए हम प्रमुख विषय बिंदु अथवा बिंदुओं के भी बिंदु बना लेने चाहिए। कुछ विषय ऐसे होंगे जिनके बिंदुओं के भी उप बिंदु हो सकते हैं। उप बिंदुओं से तात्पर्य यह है कि उस प्रमुख बिंदु के अंतर्गत हम किन किन बातों का समावेश करना चाहते हैं। जैसे दहेज प्रथा पर निबंध लिखते हुए विषय वस्तु के मुख्य विषय बिंदु और उप बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए, जब आप कोई निबंध लिखेंगे तो उसमें मुख्य बिंदु क्या है, उसके बाद क्या लिखना है, तो आप उसको बिंदुओं में पहले लिख सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना हिंट्स। तो हम लोग उसमें पहले लिख लेंगे, फिर उसपे और बढ़ा के उसको निबंध बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मुख्य विशेष बिंदु और उप बिंदु किस तरह से होता है। सबसे पहला, दहेज क्यों? पुत्री का नया घर, नई गृहस्थी, सहायक उपयोगी वस्तुओं की भेंट, धीरे धीरे प्रथा में विकृत आना, दहेज देने की शुरुआत। अब देखिए, पहले क्या होता था, दहेज जब लड़की का शादी होता था, ठीक है, तो आज भी और पहले भी वह अपने मायके छोड़ के, अपनी माँ का घर छोड़ के कहाँ जाती थी? अपने पति के घर। तो उसके लिए नया घर होता था, नई गृहस्थी होती थी। अब लड़की को क्या क्या चीजें चाहिए ताकि उसको अपना जीवन जीने में आसानी हो, वो सब चीजें उसे भेंट में दी जाती थी। अब पहले तो ऐसा नहीं था ना कि इतना लाख रुपया चाहिए या ये करना होगा वो करना होगा। जो जरूरी सामान होता था माँ बाप अपने शौक से देते थे। आस्ते आस्ते ये प्रथा बन गई और आज दहेज देना बहुत ही प्रचलित है। दहेज प्रथा की बुराइयां, विवाह पूर्व दूल्हे के लिए भाव-ताव, दूल्हे पशुओं की भांति बिकते हैं, विवाह के बाद बहू पर अत्याचार, वर पक्ष की ओर से बढ़ती मांग, मानसिक पीड़ा पहुंचाना, बहू को जला डालना। अब देखिए, देखा जाता है, आप भी अपने घर में देखते होंगे या अपने रिश्तेदारों में देखे होंगे, आसपास देखे होंगे कि जब किसी लड़की का शादी होता है या किसी लड़के का शादी होने वाला रहता है तो सबसे पहले ये बात उठता है
कितना खर्च होगा, कितना मांग है, कितना क्या चाहिए। ठीक है, एक जानवर की तरह अपनी बेटी को बेचा जाता है, पैसा लिया जाता है। ठीक है, फिर विवाह के बाद, शादी के बाद ये देखा गया है कि जो बहुएं हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है ताकि वो दहेज लाएं और पैसा मांग होता है। ठीक है, फिर जो वर पक्ष है, आप देखे होंगे लाखों करोड़ों का मांग होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, जो लड़की है जिसका शादी हो रहा है, उसके ऊपर मानसिक पीड़ा होती है, उसको टॉर्चर किया जाता है। साथ ही साथ बहुत जगह ये भी देखा गया है कि दहेज के लिए जो बहू है उसको जला दिया गया, उसे जान से मार दिया गया। आइए देखें कि हम इन्हें अनुच्छेदों में कैसे पिरो सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसको कैसे हम लोग अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला मुख्य बिंदु, दहेज क्यों। दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। अपना नया घोंसला बनाने में उससे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में उसे गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, वस्त्र, गहने आदि स्वेच्छा से दिए जाते थे। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, कोई मांग या बाध्यता नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि ये देना ही पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष से वस्तुओं की मांग करने लगे। ये मांग बढ़ती गई और कन्या पक्ष के सामर्थ्य को देख समझे बिना बढ़ चढ़कर मांग रखी जाने लगी। यहीं से शुरू हुई दहेज लेने और देने की प्रथा। आइए दूसरा मुख्य बिंदु देखते हैं, दहेज प्रथा की बुराइयां। आज दहेज प्रथा में अनेक बुराइयां आ गई हैं। सबसे पहली और विचित्र बात तो यह है कि अच्छे दूल्हे के लिए ऐसे भावता होता है जैसे अनाज की मंडी या पशुओं के मेले में नीलामी हो रही हो। तरीका भिन्न होता है पर बात लगभग वैसी ही होती है। पर यह बात तो एक पक्ष है। विवाह के बाद इसके अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। लालची लोग बहू के दहेज से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे बार बार नई मांगे रखते हैं, बहू को विवश करते हैं कि वह अपने माता पिता से यह लाए वह लाए। इन मांगों को पूरा करना उनके वश में नहीं रहता, तब बहू पर अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। उसे अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट दिए जाते हैं। पहले तो उसे विवश किया जाता है कि वह तंग आकर आत्महत्या कर ले। यदि ऐसा नहीं होता तो सास, ननद, पति आदि मिलकर बहू को जला डालते हैं और इसे दुर्घटना का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार विषय के बिंदु और उपबिंदु अनुच्छेदों की रचना में सहायक होते हैं और निबंध बनता चला जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं उपसंहार लेखन। अब आप भूमिका और विषय वस्तु लिखना सीख गए हैं। आइए उपसंहार लेखन का भी अभ्यास करें। क्या आप जानते हैं कि उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ और निष्कर्ष होता है। जिस प्रकार भूमिका अच्छी हो तो वह पाठक को निबंध पढ़ने के लिए आकर्षित करती है, उसी प्रकार यदि उपसंहार अच्छा हो तो पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। निबंध के मुख्य भाग यानी विषय वस्तु के बिंदुओं में जो बातें आपने उठाई थी, जो तर्क दिए थे, उनका निष्कर्ष और समाधान उपसंहार में दिया जाता है। विविध बातों में तालमेल बिठाइए और उसे प्रभावपूर्ण बनाइए। जिस प्रकार भूमिका लिखने की कोई एक विधि नहीं है, उसी प्रकार उपसंहार की भी कोई निश्चित विधि नहीं है। आप किसी सूक्ति से भी निबंध का उपसंहार लिख सकते हैं। प्रभावी उपसंहार लिखने की सफलता एकमात्र कसौटी यह है कि उसके बाद निबंध अधूरा सा न लगे। ऐसा न लगे कि कुछ छूट सा रहा है और पढ़ने वाला सोचे कि अभी कुछ शेष है। आइए नमूने के तौर पर देखें। आधुनिक नारी निबंध के लिए निम्नलिखित 2 प्रकार के उपसंहार हैं। क, इस प्रकार स्पष्ट है कि आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रही है, परंतु पुरुष का उसके प्रति दृष्टिकोण अब भी पुराना और पिछड़ा हुआ है। वह उसे बंधन में रखना चाहता है और उससे ईर्ष्या करता है, उसे विलासिता का वस्तु मानता है। पर यह स्थिति
अब अधिक दिन नहीं रहेगी। अब नारी अपना सामर्थ्य और अपना लक्ष्य दोनों जानती है, उसे लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा एक और उपसंहार का देखिए उदाहरण का, पुरुष और नारी सदा ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। नारी आज पुरुष की भांति शिक्षित है, उसे संविधान से अधिकार मिले हुए हैं। पुरुष का सहयोग भी उसे प्राप्त है, वह प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। पर उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि पुरुष के बिना उसकी उपलब्धि की प्रशंसा भी कौन करेगा। इसलिए अच्छा यही है कि वह पुरुष की संगिनी और मित्र बनी रहे। अब देखिए यहाँ पे जो दो अलग अलग तरह के आप उपसंहार देखें तो आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये जो चैप्टर है यहाँ पे आप ये पढ़ रहे हैं कि निबंध आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं, साथ ही साथ चैनल में 50 से ज्यादा निबंध भी आपके लिए है, तो सबको देखिए, वीडियोस को पढ़िए, ठीक है। और अपने शब्दों में आप फिर लिख पाएंगे। जब आप बहुत सारा निबंध पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए निबंध का नमूना। अब तक हमने निबंध के अलग अलग भागों पर चर्चा की, आइए उनके उदाहरण भी देखें। यहाँ हम एक पूरा निबंध उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। इसको पढ़कर आप समझ सकेंगे कि किसी विषय पर पूरा निबंध कैसे लिखना चाहिए। इस निबंध को ध्यान से पढ़िए, सोचिए और समझिए। अब देखिए ये उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा मैं बार बार यही कह रहा हूं कि किस तरह से लिखना है, ये आप जब बहुत सारे निबंध को पढ़ लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या उदाहरण दिया है। सबसे सुंदर देश हमारा। इस भूमंडल पर सैकड़ों देश हैं, एक से बढ़कर एक, छोटे बड़े, गर्म ठंडे, धनी निर्धन, अनेक प्रकार के देश। पर सारे भूमंडल में शेर सा सिर उठाए, अंगद के पांव सा अटल, सूरज सा प्रखर, चांद सा उजला, बस एक ही देश है, मेरा देश, भारत देश। तभी तो इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तीन तीन सागर रात दिन इसके चरण पखारते हैं। अगर आप भारत का नक्शा देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि तीन तरफ से भारत में जो सागर से वह जुड़ा हुआ है। अथाह सागर की लहरें एक पर एक आकर इसके तटों पर सिर पटकती है, पर इसकी था नहीं पाती, निराश लौट जाती है। प्रकृति ने इसे अपनी प्रियतम पहचान दी है। बर्फीला हिमालय इसे भव्य रूप देता है, सुंदरतम बनाता है। कश्मीर से उत्तर पूर्व प्रांतों तक फैला हिमालय सदा धवल, सदा शीतल, ऐसा है इसका मुकुट। गंगा यमुना इसके गले का हार है। सतलुज, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी इसकी धमनियां है, इसका जीवन है। विंध्य सतपुड़ा इसके कमरबंद है। अरावली श्रृंखला इसकी धूसर अलके है। ऐसा सुंदर सलोना मोहक है इसका रूप। तभी तो देवता भी मेरे देश में जन्म लेना चाहते हैं। मेरे देश की धरती सतरंगी है, कहीं हरे भरे खेत तो कहीं सरसों, कहीं सूरजमुखी का पीलापन तो कहीं टेसू की लालिमा और कहीं गेहूं धान के रंग बदलते खेत। केरल के ताड़, नारियल, काजू, कहवा के बगीचे, सतपुड़ा के घने वन, कश्मीर की केसर की क्यारियां, असम के चाय के बाग, सब मिलाकर मेरे देश के सौंदर्य को 1000 गुना कर देते हैं। मेरे देशवासियों की वेशभूषा देखिए, रंगीले राजस्थान की ओढ़नी, गुजराती पाग,
पंजाबी सलवार कुर्ता, हरियाणा की धादरी, बनारसी साड़ियां, कश्मीरी फिरन, हर प्रांत का कोई ना कोई विशेष पहनावा। अब देखिए, भारत में आप अलग अलग जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह का पहनावा है, इतना सुंदर, इतना मोहक कि विदेशी पर्यटक देखते ही रह जाते हैं। तीज त्योहार हो या मेल उत्सव हो, मेरे देशवासियों के कंठों से लोक गीतों की लहर फूटकर सारे वायुमंडल को गुंजा देती है। नाचते पैरों की थिरकन तो बस देखते ही बनती है, साथ में इतने विविध वाद्य की बस पूछिए मत। विशेषताएं तो और भी हैं मेरे देश में, इतने बड़े देश के सौंदर्य का भला शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। अनेक कवियों ने, लेखकों ने इसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है, पर इसके सौंदर्य का संपूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सका। नित बदलते रूप का संपूर्ण वर्णन भला कैसे हो सकता है। हर भोर इस देश में नया रंग भरती है, हर शाम इसे नया रूप देती है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा। अब देखिए, ये एक उदाहरण था। अब आप और भी निबंध पढ़िए, बहुत सारे उदाहरण पढ़िए। निबंध लेखन से पूर्व की तैयारी। अब देखिए, आप जब निबंध लिखने जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। निबंध लिखना आरंभ करने से पूर्व पहले निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब वो क्या बातें हैं? विषय का चुनाव। प्रश्न पत्र में प्राय 5-6 विषय दिए होते हैं। अब देखिए, जब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको ऑप्शंस दिया रहता है, आपको 5-6 विषय दिए रहते हैं, उनमें से आपको कोई एक पर निबंध लिखना होता है। आपको उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। अपने लिए विषय चुनते समय देखें कि आप किस पर अच्छा निबंध लिख सकते हैं। जिस विषय की जानकारी अच्छी हो, जिस पर आपके अपने विचार या धारणाएं भी हो, शायद उससे संबंधित 1-2 उक्तियां भी याद हो, उस विषय को चुन लीजिए। कुछ विद्यार्थी किसी विषय को केवल अच्छा विषय समझकर चुन लेते हैं, पर 1-2 अनुच्छेद लिखने के बाद उनकी कलम रुक जाती है। फिर विषय बदलना हानिकारक होता है, क्योंकि अब तक आपने 10 से 20 मिनट खराब कर लिया है अपना। बाद में दुविधा न हो, इसलिए आपको विषय का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। हाँ, यदि आपको लगे कि आप 2 या 3 विषयों में से किसी भी विषय पर अच्छा निबंध लिख सकते हैं, तो केवल उस विषय को चुनिए जिसके बारे में आपको लगे कि उस पर कम विद्यार्थी लिखेंगे। जहाँ अनेक विद्यार्थी एक ही विषय पर लिख रहे हो, वहाँ किसी नए विषय पर लिखा गया निबंध मौलिक बन जाता है और ऐसा निबंध परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डालता है। अब देखिए, रूपरेखा का निर्माण। मनपसंद विषय चुनने के बाद कॉपी के सबसे पीछे वाले रफ कॉम वाले पृष्ठ पर आप उसकी रूपरेखा बना लीजिए। भूमिका, वर्णन और उपसंहार में आप क्या क्या देना चाहेंगे, इसका निर्धारण पहले से कर लेने चाहिए, तो आपको क्या होगा, लिखने में आसानी होगी। इससे निबंध में क्रमबद्धता बनी रहती है और दोहराव नहीं होता। जैसे महानगर का जीवन। विषय चुनने पर रूपरेखा कुछ इस प्रकार की हो सकती है। भूमिका, नगर और महानगर। महानगर किसे कहते हैं? महानगरों की विशेषता, मेरा महानगर, इसका जीवन। विषय वस्तु वर्णन। महानगर में भीड़ भाड़, आवास की समस्या, निवास और कार्यस्थल की दूरी, यातायात की समस्या, व्यस्तता और समय का अभाव, तड़क भड़क, शान शौकत और गरीबी, प्रदूषण, ध्वनि, वायु, जल और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बड़े बड़े अस्पताल, फिर भी चिकित्सा साधनों की अपर्याप्तता, आसपास ढेरों लोग होते हुए भी आपसी परिचय का अभाव,
सुख सुविधाएं, रोजगार की संभावनाएं, देश विदेश से संपर्क, उपसंहार, बुराइयां और अच्छाइयां भी, उद्योग धंधों के कारण विवशता, कुछ सुझाव। अब देखिए, ऊपर रूपरेखा का एक नमूना दिया गया है। जरूरी नहीं कि आप भी ऐसी ही रूपरेखा बनाएं। भूमिका में आप तीव्र औद्योगिक विकास के कारण गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन का उल्लेख कर सकते हैं। वर्णन में आप चाहें तो महानगरीय सुख सुविधाओं पर बल दे सकते हैं और चाहे तो केवल गरीबों के बेबस बेसहारा जीवन पर। आप उपयुक्त विषय पर अपनी रूपरेखा के अनुसार निबंध लेखन शुरू कीजिए। पहले शीर्षक दीजिए और भूमिका का अनुच्छेद प्रारंभ कीजिए। अब देखिए, आप जब निबंध लिखने लगेंगे तो निबंध लिखिए, उस निबंध को अपने घर में किसी को पढ़ाइए या अपने अध्यापक को दीजिए। आप अगर ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन टीचर को देखिए। तो जब लोग उसको पढ़ेंगे तो बता पाएंगे कि आप किस प्रकार के निबंध लिखे हैं, क्या क्या चीजें आप इसमें सुधार सकते हैं। तो प्रयास करते रहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ ध्यान देने की बातें, कुछ ध्यान रखने की बातें। कुछ और भी बातें हो सकती हैं जो किसी निबंध को अच्छा निबंध बनाने में सहायक होती हैं। आइए उनकी भी कुछ चर्चा कर ली जाए। पहला, भाषा। भाषा के प्रति सजगता जरूरी है। वाक्य छोटे छोटे हो और परस्पर संबद्ध हो। लंबे वाक्य न केवल उबाऊ होते हैं, उनमें रचना दोष होने की संभावना भी रहती है। अब आप जितना बड़ा बड़ा वाक्य लिखेंगे उसमें व्याकरण आप गलत लिख सकते हैं। वाक्य हर प्रकार से शुद्ध लिखने का प्रयास करना चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियों से बचें। आवश्यक नहीं कि शुद्धक, तत्सम या कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें, उसकी भरमार हो। सरल प्रचलित शब्दों का प्रयोग निबंध को स्वाभाविक बनाता है। हाँ, अंग्रेजी, अरबी और फारसी के शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे मिष्ठानन विक्रेता, तत्सम के स्थान पर मिठाई का दुकानदार या मिठाई वाला या मिठाई बेचने वाला शब्द चल सकते हैं, पर स्वीट मर्चेंट शॉप लिखना ठीक नहीं है। आपने इस पुस्तक में स्थान स्थान पर मुहावरों के प्रयोग ध्यान से पढ़े होंगे। आप जानते हैं कि मुहावरे भाषा में जान डाल देते हैं, अतः यथासंभव आप उनका भी प्रयोग करें। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं और सारा चैप्टर पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि बहुत जगह मुहावरों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप उसका भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी जो निबंध है वो और ज्यादा अच्छी बन जाएगी। आगे देखिए, रूपाकार। निबंध लिखना सीख लेने पर जीवन में बड़े बड़े निबंध लिखने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु परीक्षा में आपको केवल 300-400 शब्द का निबंध लिखना होता है। भूमिका और उपसंहार के एक एक अनुच्छेद पर्याप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 3-4 अनुच्छेदों में विषय से जुड़े कम से कम 4 बिंदुओं में विषय वस्तु का विस्तार पर्याप्त है। निबंध लिखते समय भाषा और रूपाकार के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान देना चाहिए? पहला, प्रत्येक नई बात नए अनुच्छेद से प्रारंभ करें और उस अनुच्छेद में उसी बात पर अपने विचार लिखें। दूसरा, वाक्य परस्पर गुथे हुए हो। तीसरा, विचार क्रमबद्ध हो, उनमें कसाव हो, दोहराव ना हो। चौथा, एक बिंदु को अधूरा छोड़कर दूसरे बिंदु का उल्लेख न हो। पांचवा, पूरे निबंध में विचारों और भाषा का सहज प्रभाव हो। अब देखिए, ये जो चैप्टर आप पढ़े निबंध कैसे लिखे, तो ये पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? पहला, निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। दूसरा, वर्णनात्मक निबंधों में घटनाओं का क्रम, सूचनाएं तथा साधारण वर्णनात्मक बातें होती है। तीसरा, विचारात्मक निबंधों में बुद्धित्व की प्रधानता होती है। ये निबंध किसी समस्या पर लिखे जाते हैं।
इनमें तर्क दृष्टि रहती है। चौथा, भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता, भाव की तीव्रता तथा आत्मीयता होती है। पांचवा, निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: भूमिका, विषय वस्तु तथा उपसंहार। उसके बाद निबंध लिखने से पूर्व विषय का चयन ध्यान पूर्वक करना चाहिए। निबंध का विषय सुनिश्चित करने के बाद विषय की रूपरेखा बिंदुओं और उप बिंदुओं सहित बनाना आवश्यक है। सातवां, निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए। वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखकर दोहराना आवश्यक है। इससे वर्तनी व व्याकरण की बहुत सी अशुद्धियां आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार ये जो हम लोग का चैप्टर था निबंध कैसे लिखे, उसमें जो जरूरी जानकारियां थी वो मैंने आपको यहाँ पढ़ाई। अब लाइन से वीडियोस को देखिए। इसके बाद वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट से, अगर आप पढ़ रहे हैं लाइन से पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम लोग किए हैं। साथ ही साथ 50 से ज्यादा हमारे चैनल में आपको निबंध मिलेंगे, सारा पढ़ डालिए। अगर आपको मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल का सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोस अभी तक आप लोग के लिए YouTube में हम लोग डाल चुके हैं और भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा होगा 9051378712। इसमें आप हमें व्हाट्सएप, हाइक या टेलीग्राम, ये तीनों माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं ताकि हम और भी नए नए टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ा सके, ठीक है, तो आप हमें हमारे नंबर 9051378712 इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा आप अपना योगदान दे सकते हैं। अब देखिए, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप मुफ्त में काफी चीजें पढ़ते हैं। कहीं अगर ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको काफी पैसा देना होता, तो कुछ हमारी भी सहायता कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जिंदगी में कामयाब बनिए, खुश रहिए। धन्यवाद।